तो आइए दोस्तों, अब हम इंजीनियरिंग ड्राइंग का लास्ट चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे ठीक ना। सबसे पहले थोड़ा सा कुछ हम ऑब्जेक्टिव मतलब इसको जो है थ्योरी पढ़ लेंगे, उसके बाद जो है इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे ठीक है फ्रेंड्स। तो टॉप 35 क्वेश्चन दोस्तों हम देखेंगे और पहले हम थ्योरी इसका पढ़ लेंगे ठीक है। तो ज्योमेट्रिकल फिगर दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट लास्ट चैप्टर है इंजीनियरिंग ड्राइंग का। तो अगर आपने जो है पिछले 6 वीडियोज को नहीं देखा था तो उसको जरूर देख लीजिएगा ठीक ना। ये 7वां वीडियो हो जाएगा इंजीनियरिंग ड्राइंग का लास्ट चैप्टर ठीक है ना। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए जो क्या कह रहा है कि बिंदु बिंदु क्या होता है दोस्तों। बिंदु हुआ है जिसमें ना लंबाई होता है, ना चौड़ाई होता है और ना ही मोटाई होता है ठीक फ्रेंड्स। और नोट पॉइंट ये है कि किसी एक बिंदु से अनंत रेखाएं गुजरती हैं, तो भी याद रखिएगा ठीक है। अगला आपको देखिए नोट नंबर 2, दो विभिन्न बिंदुओं से एक और केवल एक रेखा खींचा जा सकता है। मान लीजिए दो बिंदु है ए और बी, इससे दोनों को मिलाकर केवल एक जो रेखा हम खींच सकते हैं ठीक है ना। नोट नंबर 3 है कि 3 या अधिक बिंदुएं समरेख कहलाती हैं यदि वे एक ही रेखा पर स्थित हों। 3 या अधिक बिंदुएं जो एक रेखा पर स्थित नहीं हो असमरेख बिंदुएं कहलाती हैं ठीक है फ्रेंड्स। तो ये तीन यहाँ पे बिंदु हैं, देख सकते हैं ए बी सी, तीनों से एक रेखा जा रही है ठीक है ना। तो इसको हम क्या कहेंगे, संरेख कहेंगे, कोलिनियर पॉइंट्स कहेंगे ठीक है ना। और देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ए बी सी है, इन तीनों से ए बी सी जो तीनों असंरेख बिंदु है ठीक है ना। दो बिंदुएं सदा संरेख होती हैं, याद रखिएगा दो बिंदुएं सदा संरेख होती हैं ठीक है ना। नोट नंबर 4, 4 या 4 से अधिक बिंदुएं एक वृत्तीय कहलाती हैं यदि इनसे होकर एक वृत्त गुजरे। यहाँ पे देख सकते हैं कि ए बी सी डी 4 बिंदु हैं और इनसे होकर एक वृत्त गुजर रहा है, तो इनको हम क्या कहेंगे, एक वृत्तीय कहेंगे। कौन साइकिल कहेंगे, कौन साइकिल ठीक है। देखिए ए बी सी डी जो है एक वृत्तीय बिंदु हैं ठीक है ना। आइए आगे बढ़ते हैं। नोट नंबर 5, कोई भी तीन असंरेख बिंदुएं हमेशा एक वृत्तीय होता है। देख सकते हैं यहाँ पे ए बी सी, ये हमेशा क्या होता है, एक वृत्तीय होता है, कौन साइक्लिक होता है ठीक है। नोट नंबर 6, एक वृत्त हमेशा 3 असंरेख बिंदुओं से होकर गुजरता है ठीक है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए वन डायमेंशन के बारे में, लाइन क्या होता है, रेखा क्या होता है। ऐसी सरल रेखा जो दोनों तरफ अनंत दूरी तक बढ़ती होती है उसको हम क्या कहते हैं, बढ़ी होती है, उसको हम क्या कहते हैं, रेखा कहते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पी और क्यू से बिंदु होकर जो है एक रेखा जा रही है ठीक है ना। देखिए रेखा में क्या होता है ना कि एरो दोनों साइड में एरो लगा होता है ठीक ना। लाइन में, रेखा में क्या होता है, दोनों तरफ जो है एरो लगा होता है। अब देखिए लाइन सेगमेंट, देखिए लाइन सेगमेंट का फिगर ऐसा होता है। रेखाखंड, रेखा का एक टुकड़ा होता है जिसका 2 अंत बिंदु होता है। इसका अंत बिंदु है पी और क्यू, यानी कि ये पी क्यू से आगे नहीं बढ़ सकता है ठीक है ना, यानी कि इसका लंबाई निश्चित होता है ठीक है। उसके बाद देखिए रे क्या होता है, किरण क्या होता है, एक रेखा का वह भाग जिसका एक बिंदु जो है एक अंत बिंदु हो और एक किरण कहलाती है। यानी कि एक जो है पॉइंट पी है ठीक है, एक पॉइंट क्या है, पॉइंट नहीं है क्यू है, लेकिन वो जो है अनंत तक बढ़ता जाएगा ठीक है ना। यानी कि एक रेखा का वह भाग जिसका एक अंत बिंदु हो एक किरण कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, अगला है पैरेलल लाइन, समांतर या अप्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होती हैं। एक तल की दो भिन्न रेखाएं समांतर कहलाती हैं यदि उनमें कोई भी बिंदु उभयनिष्ठ नहीं हो, चाहे वे दोनों तरफ कितनी भी बढ़ाई जाए। देख सकते हैं यहाँ पे ए बी और रेखा ए बी और रेखा सी डी जो है एक दूसरे के पैरेलल हैं ठीक है। नोट नंबर 1 याद रखिएगा, दो समांतर रेखाओं के बीच लंबवत दूरी हमेशा समान होती है ठीक है। अगला देखते हैं दोस्तों, देखिए यहाँ पे देख सकते हैं कि तीनों समांतर, नहीं दोनों समांतर रेखाएं हैं, जो इनके बीच की दूरी है वो हमेशा समान रहती है ठीक है ना। दूसरा पॉइंट क्या है, यदि दो रेखाखंड एक ही सतह के साथ समान कोण बनाएं तो दोनों रेखाएं समांतर होती हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों ठीक है ना। जो है ये भी दोनों देखिए रेखा ए बी है, रेखा सी डी है, दोनों एक जो है एक ही तल पर जो है मतलब सटी हुई हैं ठीक है ना, एक और समान कोण बना रही हैं ठीक है ना। तो ए बी और जो है सी डी क्या होंगे, एक दूसरे के पैरेलल होंगी। और देखिए 2 डायमेंशन के बारे में, एंगल क्या होता है, यदि दो रेखाखंडों या किरणों का एक ही अंत बिंदु हो तो इससे बनी आकृति को कोण कहते हैं ठीक है ना। अंत बिंदु कोण का शीर्ष यानी कि वर्टेक्स कहलाता है। देखिए फ्रेंड्स ऐसे होता है ठीक है। उसके बाद देखिए कोण के प्रकार, तो पहला है एक्यूट एंगल जिसे हम कहते हैं न्यून कोण, वह कोण जिसकी माप 90 डिग्री से कम हो उसे हम न्यून कोण कहते हैं ठीक है ना। यहाँ पे ए बी सी जो कोण बन रहा है वो 90 डिग्री से कम है ठीक है ना। उसके बाद देखिए दोस्तों राइट एंगल क्या होता है, वह कोण जिसकी माप 90 डिग्री हो समकोण कहलाता है। यहाँ पर देख सकते हैं कि कोण ए बी सी जो है 90 डिग्री है ठीक है ना। इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे राइट एंगल समकोण कहेंगे ठीक है। अगला देखिए उसके बाद क्या है, ऑब्ट्यूस एंगल अधिक कोण, वह कोण जिसकी माप 90 डिग्री से अधिक तथा 180 डिग्री से कम हो उसे हम क्या कहते हैं, अधिक कोण कहते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल कहते हैं ठीक है, 90 से अधिक 180 से कम। उसके बाद स्ट्रेट एंगल क्या होता है, वह कोण जिसकी माप 180 डिग्री हो उसे रिजु या सरल कोण कहते हैं, स्ट्रेट एंगल कहते हैं ठीक है ना। यहाँ पर देख सकते हैं फिगर भी है।
उसके बाद आता है रिफ्लेक्स एंगल, पुनर्युक्त कोण या प्रतिवर्ती कोण होता है। तो मतलब वह कोण जिसकी माप 2 समकोण से बड़ा तथा 4 समकोण से छोटा हो, उसे हम क्या कहते हैं, पुनर्युक्त कोण कहते हैं, रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों आता है कंप्लीट एंगल। क्या होता है, संपूर्ण कोण का मान जो है 360 डिग्री होता है, 360 अंश होता है। ठीक है ना, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए टर्म्स रिलेटेड टू एंगल, कोण से संबंधित शब्द। कंप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, पूरक एंगल क्या होता है, यदि दो कोणों के मापों का योग 290 डिग्री हो तो उन्हें हम पूरक कोण कहते हैं। ठीक है ना। यानी जिससे मान लीजिए क्वेश्चन पूछेगा कि कोई एंगल है, कोई थीटा है, ठीक है ना, θ1 दिया है, मान लीजिए 40 डिग्री दिया है, तो कह रहा है कि θ1 और θ2 जो है वो कंप्लीमेंट्री एंगल्स है, तो θ2 का मान बताइए दोस्तों। तो θ1 अगर 40 डिग्री दिया तो θ2 कितना होगा, 50 डिग्री होगा। ठीक है ना। तो अगर देखिए उसी प्रकार नंबर 2 है सप्लीमेंट्री एंगल, समपूरक कोण। यदि दो कोणों की मापों का योग 180 डिग्री हो तो उन्हें समपूरक कोण कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। उसके बाद है एडजेसेंट एंगल, आसन्न कोण। दो कोणों को आसन्न कोण कहते हैं यदि उनका शीर्ष एक ही बिंदु हो, उनकी एक उभयनिष्ठ भुजा हो और एक कोण की दूसरी भुजा उभयनिष्ठ भुजा के एक ओर हो और दूसरे कोण की भुजा जो है दूसरी भुजा उभयनिष्ठ भुजा हो के दूसरी ओर हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, आसन्न कोण, एडजेसेंट एंगल कहते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, ये दोनों क्या है, एडजेसेंट एंगल है। बीच में देखिए, बीच में जो क्यू है वो उभयनिष्ठ भुजा है, इसके ऊपर जाए, उसके ऊपर साइड जो है पी भुजा जा रही है और नीचे जो है आर भुजा है, तो इन दोनों के जो बीच का एंगल होता है उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, उसको हम कहते हैं क्या, एडजेसेंट, आसन्न कोण कहते हैं। ठीक है ना। उसके बाद देखिए लीनियर पेयर एंगल्स क्या होता है, रैखिक युग्म कोण। दो आसन्न कोणों जिनकी भिन्न भिन्न भुजाएं दो विपरीत किरणें हों तो रैखिक युग्म कोण कहलाता है। रैखिक युग्म कोण दोनों कोणों को मिलाकर 180 डिग्री का होता है। उसके बाद है शीर्षाभिमुख कोण। क्या होता है दोस्तों, दो कोणों को शीर्षाभिमुख कोण युग्म कहते हैं यदि उनकी भुजाएं विपरीत किरणों के दो युग्म हो। ठीक है, आप देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, उसके बाद देखिए नोट पॉइंट, जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो शीर्षाभिमुख कोण समान होता है। उसके बाद परपेंडिकुलर क्या होता है, दो रेखाएं एक दूसरे पर लंब कहलाती हैं यदि उनके बीच का कोण क्या हो, 90 डिग्री हो। ठीक है, यहाँ पर जो है जो रेखा ए बी और सी डी है वो एक दूसरे के क्या है, लंबवत है। ठीक है ना। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए पॉलीगॉन के बारे में। बहुभुज क्या होता है, एक ज्यामितीय आकृति जो कम से कम 3 रेखाखंडों से घिरा हुआ होता है उसे हम क्या कहते हैं, बहुभुज कहते हैं। त्रिभुज दोस्तों, देखिए त्रिभुज भी बहुभुज है। ठीक है ना। त्रिभुज में कितने साइड होते हैं, 3 साइड होता है। चतुर्भुज में 4 होता है, पंचभुज में 5 होता है, षष्ठभुज में 6 होता है, सप्तभुज में 7 होता है, अष्टभुज में 8 होता है, नवभुज में 9 होता है दोस्तों, और 10भुज में 10 होता है। दोस्तों इसको इंग्लिश में याद रखिएगा, ट्रायंगल में 3, ठीक है, चतुर्भुज को कहते हैं क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल में 4, पेंटागोन में 5, हेक्सागोन में 6, हेप्टागोन में 7। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, हेक्सागन और हेप्टागोन। ठीक है ना। हेक्सा में होता है 6, हेप्टागोन में होता है 7। उसके बाद ऑक्टागोन में 8, नोनागन में 9 और डेकागन में 10 होता है भुजाएं। ठीक है ना। बहुभुज के प्रकार देखिए, कन्वेक्स पॉलीगॉन, उत्तल बहुभुज क्या होता है, यदि किसी बहुभुज के प्रत्येक कोण 180 डिग्री से छोटे हो तो उसे हम उत्तल बहुभुज कहते हैं। याद रखिएगा, अगर प्रत्येक कोण जो 180 डिग्री से छोटा है तो उसको हम क्या कहेंगे, उत्तल बहुभुज कहेंगे। ठीक है ना। उसके बाद अवतल बहुभुज क्या होता है, कॉनकेव पॉलीगॉन, यदि किसी बहुभुज का कम से कम एक कोण 180 डिग्री से ज़्यादा हो उसे हम अवतल बहुभुज कहते हैं। ठीक है ना। यानी कि केवल एक कोण जो है, कम से कम एक कोण जो है 180 डिग्री से अगर ज़्यादा हो गया तो उसे हम क्या कहेंगे, अवतल बहुभुज कहेंगे। ठीक है, फिगर भी आप देख सकते हैं। उसके बाद रेगुलर पॉलीगॉन क्या होता है, समबहुभुज क्या होता है, यदि किसी बहुभुज की सभी भुजा एवं सभी कोण बराबर हो तो वह बहुभुज समबहुभुज कहलाता है। इंपॉर्टेंट दोस्तों ये पॉइंट है, याद रखिएगा। यदि किसी बहुभुज की सभी भुजा एवं सभी कोण बराबर हो तो वह समबहुभुज जो है कहलाता है। जैसे यहाँ पर त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, इसकी प्रत्येक भुजाएं भी आपस में बराबर होती हैं और प्रत्येक एंगल भी 60 डिग्री का होता है, तो सब बराबर होती हैं। तो इसको हम क्या कहेंगे दोस्तों, इसी को हम कहेंगे क्या, रेगुलर पॉलीगॉन कहेंगे, समबहुभुज कहेंगे। देखिए ये वर्ग में भी 4 भुजाएं बराबर होती हैं और बीच का एंगल क्या होता है, 90 अंश का होता है, तो ये भी जो है समबहुभुज होगा। ठीक है, जैसे ये समपंचभुज है, इसकी 5 भुजाएं जो बराबर हैं और एंगल भी सब बराबर है। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, समबहुभुज कहेंगे, रेगुलर पॉलीगॉन कहेंगे। उसके बाद विषम बहुभुज क्या होता है, नॉन रेगुलर पॉलीगॉन, यदि किसी बहुभुज की कोई भी भुजा बराबर नहीं हो तो वह बहुभुज विषम बहुभुज कहलाता है। ठीक है ना। अगर भुजा आपस में बराबर नहीं है दोस्तों, ठीक है ना, तो क्या कहलाएगा, ये विषम बहुभुज कहलाएगा। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, बहुभुज से संबंधित शब्द देखते हैं। डायगोनल क्या होता है, दो अक्रमागत यानी कि नॉन कंजिक्यूटिव शीर्षों को जोड़ने वाली रेखा को हम विकर्ण कहते हैं। जैसे अब 2 विकर्ण है, विकर्ण AC और BD। ठीक है। उसके बाद देखिए
बहुभुज से संबंधित सूत्र दोस्तों याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है। सभी अंतःकोणों का योगफल होता है n - 2 × 180, यानी कि n का मान आपको दिया रहेगा दोस्तों, नंबर ऑफ भुज। मान लीजिए कि कोई पंचभुज है, तो पंचभुज में कितने भुजाएं होती हैं? 5 होती हैं दोस्तों। तो सभी अंतःकोणों का योगफल निकालना होगा, तो हम क्या करेंगे? 5 में से 2 घटाएंगे, होगा 3 × 180, ठीक है ना। तो 28 × 54 यानी कि 540 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा सभी अंतःकोणों का योगफल, ठीक है ना। तो ये फार्मूला होता है, याद रखिएगा, सभी अंतःकोणों का योगफल n - 2 × 180, और सभी बाह्य कोणों का योगफल हमेशा 360 डिग्री ही होता है। अंतःकोणों प्लस बाह्य कोणों का योगफल कितना होता है दोस्तों? बराबर 180 डिग्री होता है, ठीक है। अंतःकोणों प्लस बाह्य कोण बराबर 180 होता है, ठीक है। ये कुछ गलत लग रहा है, क्योंकि सभी बाह्य कोणों का योगफल केवल जो है 360 डिग्री हो जाता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुभुज से संबंधित गुण देख लेते हैं। किसी बहुभुज, त्रिभुज और चतुर्भुज को छोड़कर, याद रखिएगा, किसी बहुभुज, त्रिभुज और चतुर्भुज को छोड़कर अंतःकोणों का जो योगफल होता है वो बाह्य कोणों के योगफल से बड़ा होता है, ठीक है। त्रिभुज एकमात्र ऐसा बहुभुज है जिसमें अंतःकोणों का योगफल बाह्य कोणों के योगफल का आधा होता है। याद रखिएगा, त्रिभुज एकमात्र ऐसा बहुभुज है जिसमें अंतःकोणों का योगफल बाह्य कोणों के योगफल का आधा होता है। इसका मतलब दोस्तों, कोई भी त्रिभुज होता है तो उसकी जो अंतःकोण जो योग होता है हमेशा 180 होता है दोस्तों। तो 180 दोस्तों, और अगर हम त्रिभुज की बाह्य कोणों की बात करें तो 360 होता है, ठीक है ना। 360 का आधा 180, ठीक है, तो याद रखिएगा। चतुर्भुज एकमात्र ऐसा बहुभुज है जिसमें बाह्य कोणों का योगफल एवं अंतःकोणों का योगफल समान होता है। चतुर्भुज में क्या होता है कि बाह्य कोणों का योगफल भी 360 होता है और अंतःकोणों का योगफल भी 360 ही होता है, तो समान होता है, ठीक है। अब देखिए त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। त्रिभुज कौन कौन सा त्रिभुज होता है? देखिए, 3 रेखाखंडों से बनी एक जो है एक बंद ज्यामितीय आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। एक त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, 3 कोण होती हैं और 3 शीर्ष होते हैं। त्रिभुज के प्रकार देखिए भुजाओं के आधार पर, पहला है इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसको बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। वह त्रिभुज जिसके सभी जो है तीनों भुजाएं क्या आपस में बराबर हो, समबाहु त्रिभुज कहलाता है। नोट पॉइंट 1, समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण समान होता है। समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण का माप मतलब 60 डिग्री होता है, ठीक है ना। उसके बाद समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है? वह त्रिभुज जिसके कोई 2 भुजा बराबर हो उसे हम क्या कहते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं, ठीक है ना। नोट नंबर 3, समद्विबाहु त्रिभुज में 2 कोण बराबर होते हैं। नोट नंबर 4, यदि किसी त्रिभुज के 2 भुजाएं बराबर हों तो उनके विपरीत कोण भी बराबर होते हैं। नोट नंबर 5, यदि किसी त्रिभुज के 2 कोण बराबर हों तो उनके विपरीत भुजा भी बराबर होते हैं। उसके बाद आता है विषमबाहु त्रिभुज, स्केलन ट्रायंगल। वह त्रिभुज जिसके सभी 3 भुजा असमान हो विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है, ठीक है। और नोट नंबर 6, विषमबाहु त्रिभुज के सभी 3 कोण असमान होते हैं। यदि किसी त्रिभुज के 2 भुजा असमान हो तो बड़ी भुजा का सम्मुख कोण बड़ा एवं छोटी भुजा का सम्मुख कोण छोटा होता है। नोट नंबर 8, यदि किसी त्रिभुज के 2 कोण असमान हो तो बड़े कोण की सम्मुख भुजा बड़ा एवं छोटे कोण की सम्मुख भुजा छोटा होता है, ठीक है। त्रिभुज के प्रकार देखिए कोण के अनुसार, पहला दोस्तों एक्यूट एंगल ट्रायंगल, न्यून कोण त्रिभुज क्या होता है? यदि किसी त्रिभुज के सभी कोण 90 डिग्री से कम हो तो त्रिभुज जो है वो न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। नोट नंबर 9, न्यून कोण त्रिभुज में किसी भी 2 कोणों के योगफल 90 डिग्री से बड़ा होता है, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 देखिएगा, दूसरा है राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? समकोण त्रिभुज, यदि किसी त्रिभुज का कोई एक कोण 90 अंश का हो तो वह समकोण त्रिभुज कहलाता है, ठीक है ना। नोट पॉइंट 10, समकोण त्रिभुज के अन्य 2 कोणों का योगफल 90 डिग्री के बराबर होता है। नोट नंबर 11, यदि किसी त्रिभुज के 2 कोणों का योगफल तीसरे कोण के बराबर हो तो त्रिभुज समकोण त्रिभुज होगा, ठीक है ना। याद रखिएगा, यदि किसी त्रिभुज के 2 कोणों का योगफल तीसरे कोण के बराबर हो तो त्रिभुज क्या होगा? समकोण होगा। अगला पॉइंट है, अगला है ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, यानी कि अधिक कोण त्रिभुज। यदि किसी त्रिभुज का कोई एक कोण 90 अंश से अधिक हो तो वह अधिक कोण कहलाता है। नोट नंबर 12, यदि किसी त्रिभुज में कोई 2 कोणों का योगफल 90 अंश से कम हो तो वह अधिक कोण त्रिभुज होगा। अब देखिए त्रिभुज से जुड़े कुछ पद हैं। माध्यिका, मीडियन क्या होता है दोस्तों? जैसे ये देखिए त्रिभुज है ABCD, यहाँ पे मतलब ABC एक त्रिभुज बनाया गया है, बीच में D है, लंब है BC पर, AD भुजा लंब है, ठीक है। तो त्रिभुज के शीर्षों एवं सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा को माध्यिका कहते हैं। एक त्रिभुज में 3 माध्यिका होता है दोस्तों, ठीक है ना। इसमें एक ही माध्यिका को दिखाया गया, देखिए BD बराबर DC, तो AD माध्यिका है, ठीक है ना। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि जो AD लाइन है इसमें वही क्या है? माध्यिका है, ठीक है।
याद रखिएगा कि एक त्रिभुज में 3 माध्यिका होता है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे ए बिंदु से डी बिंदु पर रेखा खींचा गया है, उसी प्रकार बी बिंदु से जो है हम AC पर खींच देंगे, उसी प्रकार जो है C बिंदु से हम AB पर खींच देंगे, तो 3 माध्यिका बन जाएगा, ठीक है। देखिए अगला जो है सेंट्रॉइड क्या होता है, केंद्रक या गुरुत्व केंद्र किसे हम कहते हैं दोस्तों। त्रिभुज की तीनों माध्यिका हमेशा एक दूसरे को एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, इसे हम प्रतिच्छेद बिंदु को केंद्रक कहते हैं। जैसे दोस्तों देखिए इसमें 3 इसमें माध्यिका को दिखाया गया है दोस्तों, 3 माध्यिका को, ठीक है ना। तो जो बीच वाला बिंदु है उसी को हम केंद्रक कहते हैं, सेंट्रॉइड कहते हैं, ठीक है ना, या उसी को हम गुरुत्व केंद्र कहते हैं। तो याद रखिए त्रिभुज में एक ही गुरुत्व केंद्र होता है, ठीक है ना। तीनों माध्यिका का जो प्रतिच्छेद बिंदु होता है ना उसी को कहते हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों त्रिभुज हमने पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे चतुर्भुज के बारे में। 4 भुजाओं से घिरे ज्यामितीय आकृति को चतुर्भुज कहते हैं, ठीक है ना। देखिए इससे कुछ चतुर्भुज के कुछ गुण हैं। पहला है चतुर्भुज के सभी अंतः कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है और चतुर्भुज के सभी बाह्य कोणों का योगफल भी 360 अंश ही होता है, ठीक है ना। किसी 2 लगातार कोणों के द्विभाजकों द्वारा बनाया गया कोण अन्य 2 कोणों के योगफल का आधा होता है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा दोस्तों, यानी कि अगर हम कोण जो है BOC निकालना चाहें, जो बीच वाला जो कोण है वो वाला, अगर उसको निकालना चाहें दोस्तों, तो कोण जो है कोण A और कोण D का मान आपको दिया रहेगा, दोनों को जोड़कर आधा कर देंगे, ठीक है ना। यानी कि आपको यहाँ पे देखिए A और D दिख रहा होगा, तो A और D को जोड़ेंगे, उसका आधा करेंगे तो आपको ये O वाला मिल जाएगा, ठीक है ना। अगला गुण क्या है, चतुर्भुज के किसी 2 विपरीत बाह्य कोणों का योगफल अन्य 2 अंतः कोणों के योगफल के क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, देखिए यहाँ पर लिखा भी है R + S, जो कोण R है अंदर, जो आप देख रहे हैं कि इस वर्ग के चतुर्भुज के अंदर R और S दिख रहा होगा, उन दोनों का योगफल जो है वो बाहर वाले P और Q के योगफल के बराबर होते हैं, ठीक है ना। अगला देखिए पॉइंट, चतुर्भुज के किसी 2 सन्निकट भुजाओं के मध्य बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा संगत विकर्ण के समांतर और उसका आधा होता है। किसी चतुर्भुज के मध्य बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा से बना चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है और किसी चतुर्भुज के मध्य बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा से बना चतुर्भुज का क्षेत्रफल मूल चतुर्भुज का आधा होता है। चतुर्भुज के प्रकार देखिए, पहला है समांतर चतुर्भुज, दूसरा है आयत, तीसरा है वर्ग, चौथा है समचतुर्भुज, पांचवा है दोस्तों समलंब चतुर्भुज, ठीक है। तो समांतर या समानांतर चतुर्भुज क्या होता है, ऐसा चतुर्भुज जिसके विपरीत भुजा का दोनों युग्म समानांतर हो, ऐसे चतुर्भुज जिसके विपरीत भुजा जो है दोनों युग्म समानांतर हो, ठीक है ना, समांतर चतुर्भुज कहलाता है, ठीक है ना। देखिए ये जो है क्या है, समानांतर चतुर्भुज है दोस्तों। कोई चतुर्भुज जो है समानांतर चतुर्भुज होगा यदि निम्न में से कोई एक धारण करता हो, पहला विपरीत भुजा का प्रत्येक युग्म आपस में समानांतर हो, या विपरीत भुजा का प्रत्येक युग्म आपस में समान हो, या विपरीत कोण का प्रत्येक युग्म आपस में बराबर हो, या विपरीत भुजा का एक युग्म आपस में बराबर तथा समानांतर हो, या विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करें, ठीक है। उसके बाद आता है आयत। आयत एक ऐसा समांतर चतुर्भुज है जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, ठीक है ना। आयत के गुण देखिए, विपरीत भुजा के दोनों युग्म आपस में बराबर होते हैं, प्रत्येक कोण 90 अंश के होते हैं, ठीक है ना, विकर्ण बराबर होते हैं, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं लेकिन लंबवत नहीं होते। आयत के मध्य बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा समचतुर्भुज होता है। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, आयत का परिमाप होता है 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई होता है। अब देखिए वर्ग के बारे में, वर्ग एक ऐसा समांतर चतुर्भुज होता है जिसका प्रत्येक भुजा बराबर एवं प्रत्येक कोण समकोण होता है, ठीक है। देखिए ये वर्ग है, इसमें AB बराबर BC बराबर CD बराबर सब D होता है, ठीक है ना। वर्ग के गुण क्या है, प्रत्येक भुजा बराबर होती है, प्रत्येक कोण 90 अंश के बराबर होता है, विकर्ण बराबर होता है, विकर्ण एक दूसरे को लंबवत समद्विभाजित करते हैं, विकर्ण कोणों का अर्धक होता है, क्षेत्रफल होता है वर्ग का भुजा का स्क्वायर, परिमाप होता है 4 गुणे भुजा। उसके बाद आता है समचतुर्भुज। समचतुर्भुज एक ऐसा समांतर चतुर्भुज होता है जिसका प्रत्येक भुजा बराबर होता है, ठीक है ना, देख सकते हैं फिगर है इसका। उसके बाद आता है समलंब चतुर्भुज। एक चतुर्भुज मतलब ऐसा चतुर्भुज जिसमें विपरीत भुजा का एक युग्म समांतर हो, उसे हम क्या कहते हैं, समलंब चतुर्भुज कहते हैं, ठीक है ना। यदि असमांतर भुजा की लंबाई समान हो तो यह समलंब समद्विबाहु चतुर्भुज कहलाता है, ठीक है ना, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे, ठीक है ना। यदि असमांतर भुजा की लंबाई समान हो, यानी कि AB बराबर क्या हो, AB बराबर यहाँ पे CD हो, ठीक है ना, तो यह उसको हम क्या कहेंगे, समलंब समद्विबाहु चतुर्भुज कहते हैं, ठीक है। इसका क्षेत्रफल होता है 1/2 फिर ब्रैकेट में समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई, ठीक है। आइए उसके बाद देखते हैं वृत्त के बारे में। वृत्त क्या होता है, वृत्त एक ऐसा बंद वक्र है जिस पर स्थित प्रत्येक बिंदु एक स्थिर बिंदु से समान दूरी पर स्थित हो
यह स्थिर बिंदु वृत्त का केंद्र कहलाता है। ठीक है ना, आप देख सकते हैं यहाँ पर केंद्र है, ये उसका सरकमफेरेंस है, परिधि कहते हैं। तो विश्व से संबंधित कुछ शब्द हैं। त्रिज्या क्या होता है? वृत्त के केंद्र एवं परिधि के बिंदु को जोड़ने वाली रेखा त्रिज्या कहलाती है। जीवा क्या होता है? वृत्त के परिधि पर स्थित किसी दो बिंदु को जोड़ने वाली रेखा जीवा कहते हैं। ठीक है दोस्तों। व्यास क्या होता है? वृत्त के केंद्र से गुजरने वाली जीवा व्यास कहलाता है। व्यास सबसे बड़ी जीवा होती है। अगर पूछा क्वेश्चन आपसे कि सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं, तो व्यास कहते हैं। ऐसे क्वेश्चन देगा कि किसी भी वृत्त में बनने वाली सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं, तो व्यास कहते हैं, डायमीटर कहते हैं। ठीक है ना। चाप क्या होता है? देख सकते हैं, फिगर भी देखते जाइएगा। चाप क्या होता है? वृत्त का एक खंड चाप कहलाता है। ठीक है ना। चाप को घड़ी के विपरीत दिशा में निरूपित किया जाता है। घड़ी के विपरीत दिशा में, काउंटर क्लॉकवाइज निरूपित किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए लघु चाप, लघु चाप यानी कि माइनर आर्क बोलते हैं, तो ऐसे होता है, ए बी बोलते हैं इसको। और दीर्घ चाप जो है वो बी ए ऐसे लिखते हैं। ठीक है। उसके बाद है सकेंद्रीय वृत्त क्या होता है? यदि दो या दो से अधिक वृत्तों के समान केंद्र हों तो ये वृत्त सकेंद्रीय वृत्त कहलाते हैं। अगला है प्रतिच्छेदी रेखा क्या होता है? प्रतिच्छेदी रेखा एक ऐसी सरल रेखा जो वृत्त को किन्हीं दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे, प्रतिच्छेदी रेखा कहलाती है। स्पर्श रेखा क्या होता है? एक ऐसी रेखा जो वृत्त को केवल एक ही बिंदु पर स्पर्श करे, स्पर्श रेखा कहलाती है। अर्धवृत्त क्या होता है? किसी वृत्त का व्यास परिधि को दो समान चाप में विभाजित करता है और प्रत्येक चाप अर्धवृत्त कहलाता है। त्रिज्यखंड क्या होता है दोस्तों? सेक्टर ऑफ ए सर्किल। दो त्रिज्या एवं एक चाप के द्वारा, याद रखिएगा, दो त्रिज्या और एक चाप के द्वारा घिरे भाग को हम त्रिज्यखंड कहते हैं। यहाँ पर देखते हैं दो त्रिज्यखंड है, एक जो है नीचे वाला लघु त्रिज्यखंड है, ठीक है ना, और बड़ा वाला क्या है? दीर्घ त्रिज्यखंड है। ठीक है। उसके बाद देखते हैं लास्ट बचा है वृत्तखंड क्या होता है? वृत्तखंड एक जीवा एवं एक चाप के द्वारा घिरे भाग को वृत्तखंड कहते हैं। देखिए यहाँ पे दो, देखिए यहाँ पे एक जीवा है दोस्तों, एक जीवा है और एक क्या है? वृत्त, और एक जो है चाप है। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा कि वृत्तखंड क्या होता है? एक जीवा और एक चाप के द्वारा घिरे भाग को वृत्तखंड कहते हैं। ठीक है ना। उसके बाद केंद्रीय कोण, देखिए सेंट्रल एंगल, किसी चाप या जीवा के द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण क्या कहलाता है? केंद्रीय कोण कहलाता है। परिधि कोण क्या होता है? किसी चाप या जीवा के द्वारा परिधि पर बनाया गया कोण परिधि कोण कहलाता है। ठीक है। बस दोस्तों देखिए यहाँ तक हमारा थ्योरी पूरा खत्म हो गया। अब देखेंगे क्या? न्यूमेरिकल, मतलब इसके जो है क्वेश्चन देखेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे। 35 प्रश्न इसमें दिया है। ठीक है ना। तो निम्न में से उस कोण को पहचानिए जिसे सरल कोण के नाम से जाना जाता है दोस्तों। तो सरल कोण कौन सा है? ऑप्शन सी वाला है दोस्तों। 180 डिग्री को हम बोलते हैं सरल कोण या रिज्जु कोण बोलते हैं। ठीक है ना। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी करेक्ट। अगला क्वेश्चन है किसी वृत्त की परिधि का 1/360 भाग किसके बराबर होता है दोस्तों? तो 1 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए उस कोण को पहचानो जो 90 डिग्री से अधिक तथा 180 डिग्री से कम है दोस्तों। तो ऑप्शन सी वाला जो है यहाँ पे 90 से अधिक है और 180 से कम है। ठीक है ना। इसको आप ऑब्ट्यूस एंगल बोलते हैं ना। आगे 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 बढ़ते हैं। वृत्त के उस भाग का नाम बताएं जो छाप और जीवा के द्वारा बनाया गया है। छाप नहीं, चाप होगा, चाप और जीवा के द्वारा, तो त्रिज्यखंड कहते हैं। ठीक है। उसके बाद देखिए जब एक समकोण त्रिभुज अपनी एक भुजा पर घूमता है तो एक ठोस का उद्भव होता है। उस ठोस का नाम बताइए दोस्तों। तो क्या बनता है? ऑप्शन नंबर 2 त्रिशंकु बनता है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अधिक कोण का मान होता है दोस्तों तो 90 डिग्री से अधिक परंतु 180 डिग्री से कम होता है। अगला क्वेश्चन है चित्र में ए से दर्शाए गए कोण का मान बताइए दोस्तों। तब क्या होता है? इसको क्या बोलते हैं? परावर्तक कोण बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, परावर्तक कोण बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को किस कोण पर प्रतिच्छेदित करते हैं? तो परावर्तक कोण पर करते हैं। अगला प्रश्न है उस कोण की पहचान कीजिए जो 180 डिग्री से अधिक परंतु 270 डिग्री से कम है। ठीक है ना। तो इसमें से कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन डी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है न्यून कोण का मान कितना होता है दोस्तों? तो 90 डिग्री से कम होता है। कौन सा ठोस प्लेन सतह से बना है? कौन सा ठोस प्लेन सतह से बना है दोस्तों? तो ऑप्शन ए वाला जो है प्लेन सतह से बना है। ठीक है। एक शुष्क बोर्ड या चॉक बोर्ड किस आकृति का होता है दोस्तों? तो याद रखिएगा कौन सा होता है? समांतर चतुर्भुज होता है। एक शुष्क बोर्ड या चाक बोर्ड किस, हाँ, तो समांतर चतुर्भुज का होता है। ठीक है ना। मुझे लगा चाक का पूछ रहा है, बोर्ड है। निम्न चित्र में छायांकित भाग को पहचाने दोस्तों। तो ये क्या है? वृत्तखंड है, वृत्तखंड है। ठीक है। एक वक्र का अंतः काट क्या प्राप्त होता है जब एक शंकु की अक्ष के लंबवत कर्तन ताल होता है? तो ऑप्शन 3 वृत्त कहते हैं। ठीक है। किसी वर्ग के विकर्ण एक दूसरे के होते हैं क्या होते हैं? बराबर होते हैं।
अगला है उस त्रिभुज का नाम बताइए जिसमें सभी तीनों कोण 90 डिग्री से कम होता है तो हम क्या कहते हैं, न्यून कोण त्रिभुज बोलते हैं। निम्न में से कौन सा अधिक कोण त्रिभुज है दोस्तों, अधिक कोण, तो ऑप्शन नंबर बी वाला जो है अधिक कोण त्रिभुज होता है। ठीक है, अगला है कि नियमित षटभुज के प्रत्येक बाह्य कोण की माप कितनी होती है दोस्तों, तो नियमित षटभुज के प्रत्येक बाह्य कोण की माप कितनी होती है दोस्तों, तो 60 डिग्री होता है। एक बहुभुज के अंतः कोण और बाह्य कोण का योग कितना होता है, याद रखिएगा दोस्तों, कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है ना, एक बहुभुज के अंतः कोण, ऐसे मैं ये आपको पढ़ाया था ना अभी, याद रखिएगा। समांतर चतुर्भुज के विपरीत कोण होते हैं दोस्तों, क्या होते हैं, समांतर समान होते हैं। ठीक ना, समान। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा चित्र संगत कोणों को प्रदर्शित करता है, संगत कोणों को, तो ये सी वाला करता है। ठीक ना, सी वाला। तीसरा अगला है निम्न चित्र में कुछ वृत्तों को दिखाया गया है जिनके अलग अलग हैं। ठीक है ना, ऐसे वृत्तों को क्या कहते हैं, जिसके जो केंद्र जो है वो अलग अलग है, तो हम क्या कहते हैं, इसको विकेंद्रित सर्किल कर सकते हैं दोस्तों, या फिर हाँ देखिए विकेंद्रित वृत्त कहते हैं। ठीक है, निम्न में से कौन सी आकृति अवतल बहुभुज है दोस्तों, अवतल बहुभुज है, तो डी वाला जो है अवतल बहुभुज होता है। ठीक है ना, है। निम्न में से समलंब चतुर्भुज की पहचान कीजिए। समलंब चतुर्भुज यानी कि जो 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 असमांतर जो भुजाएं होती हैं वो जो है समान होती हैं, तो ए वाला। ठीक है ना, अगला देखते हैं निम्न दिए गए चित्रों में से सम चतुर्भुज कौन सा है, सम चतुर्भुज कौन सा दोस्तों, तो डी वाला जो है वो सम चतुर्भुज है। ठीक है ना, सम चतुर्भुज है, लेकिन अगर भाई दोनों बराबर होता तो समलंब चतुर्भुज हो जाता। ठीक है ना, उस त्रिभुज का नाम बताइए जिसके सभी तीनों कोण 90 डिग्री से कम होते हैं, तो न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। हेप्टागन में कितनी भुजाएं होती हैं दोस्तों, तो 7 होती हैं, याद रखिएगा। ठीक है ना, हेक्सागन रहेगा तो 6 होती हैं। ठीक है, एक बहुभुज के आंतरिक तथा बाह्य कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। वर्गाकार आधार वाले ठोस पिरामिड को क्या कहते हैं, वर्गाकार पिरामिड कहते हैं। जैसा आधार रहेगा वैसा उसका नाम रहेगा। अगर वर्ग रहेगा तो वर्गाकार प्रिज्म कहेंगे, त्रिकोण रहेगा तो त्रिकोणीय पिरामिड कहेंगे, प्रिज्म रहेगा तो प्रिज्म कहेंगे, पिरामिड रहेगा तो पिरामिड कहेंगे। ठीक है ना, अगला है वह आकृति कौन सी है जिसके आधार और शीर्ष एक जैसे होते हैं दोस्तों, तो प्रिज्म। ठीक है ना, निम्न में से कौन सी आकृति सप्तभुज है, तो 7 भुजा गिन लीजिए किसमें 7 भुजाएं हैं दोस्तों, तो ठीक है ना, पहला में देखिए कितना है, 1 2 3 4 5, तो पहला में 5 तो ये पंचभुज है। बी वाला में देखिए 1 2 3 4 5 6, बी वाला जो है षष्ठभुज है। ठीक है ना, षटभुज है। सी वाला देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो सी वाला में 7 दोस्तों भुजाएं हैं, तो सी वाला जो है सही हो जाएगा। चौथा वाले में 1 2 3 4 5 6, तो इसमें भी 6 है, तो सी वाला यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर कितना है, 32। ऐसी आकृति जिसकी दोनों विपरीत भुजाएं बराबर और समांतर हैं तथा चारों कोण समकोण है, क्या कहलाता है, समांतर चतुर्भुज कहलाता है। अगला है किसी रेगुलर ठोस के 3 व्यू दिए गए हैं, तो ठोस की आकृति का नाम बताइए दोस्तों, तो इसमें से देखिए ये वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, इसका ऑप्शन तो वर्गाकार पिरामिड, यानी कि ये जो है कौन सा है, वर्गाकार पिरामिड है। ठीक है ना, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, वह आकृति कौन सी है जिसके दोनों आधार बहुभुज के रूप में होते हैं, तो प्रिज्म होता है वो। ठीक है ना, लास्ट क्वेश्चन, उस त्रिभुज का नाम बताइए जिसके सभी तीनों कोण 90 डिग्री से कम हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। ये क्वेश्चन दोस्तों 3 बार आया है इसी में। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, एग्जाम में भी ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए मैंने आपको इस वीडियो में पूरा थ्योरी पढ़ा दिया दोस्तों। ठीक है ना, और 35 क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट आपके करवा दिए। ठीक है दोस्तों, तो देखिए पूरा इंजीनियरिंग ड्राइंग दोस्तों पूरा मैंने आपको ये पूरा खत्म करवा दिया दोस्तों। ठीक है ना, तो पूरा पिछला वीडियो जरूर देख लीजिएगा दोस्तों। ठीक है ना, ये पूरा देखिए फ्रेंड्स। अब देखिए हम जो है नेक्स्ट वीडियो से जो है देखिए मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे ये जो है देखिए इस वीडियो में हमने जो है ये ज्यामितीय संरचनाएं देख लिया। ठीक है ना, इस वीडियो में दोस्तों मैंने पूरा ड्राइंग उपकरण, ड्राइंग रेखाएं, प्रक्षेप एवं दृश्य, प्रतीकात्मक निरूपण, अक्षरांकन, विमांकन और ज्यामितीय संरचनाएं, ये दोस्तों 7 चैप्टर 2 2 4 2 6 7 चैप्टर मैंने अब जो है अभी जल्दी दोस्तों बना के सब अपलोड कर दिया है। ठीक है दोस्तों, उसको जो आप खोज के मतलब इस चैनल पर जाएंगे दोस्तों, तो आपको जो है वीडियोज में सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। इसका प्लेलिस्ट भी बना हुआ है दोस्तों इंजीनियरिंग ड्राइंग के नाम से। ठीक है ना, फॉर ALP CBT 2 एग्जाम के लिए, तो इसका प्लेलिस्ट भी आपको इसका मिल जाएगा, उसको देख लीजिएगा दोस्तों पूरा ये वीडियो। ठीक है ना दोस्तों, अब मैं क्या करूँगा, ठीक है ना, इस सभी वीडियो को एक ही में जोड़ के आपको 10 पे अपलोड कर दूंगा, उसको आप एक ही साथ पूरा जो है 7 चैप्टर आप देख सकते हैं एक ही वीडियो में। ठीक है दोस्तों, तो चलिए उसको पूरा तो देख लीजिएगा दोस्तों। ठीक है ना, क्वेश्चन भी मैंने उसमें करवाया है। ठीक है ना, अब हम अगले वीडियो से क्या करेंगे, मात्रक मापन, यानी पूरा फिजिक्स जो है जो इंजीनियरिंग जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहेगा ALP CBT 2 के लिए, उसका पूरा क्वेश्चन हम न्यूमेरिकल देखेंगे। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन देखेंगे, मापक मात्रक मापन, द्रव्यमान, भार, घनत्व, चाल एवं वेग, कार्य ऊर्जा, शक्ति, आधारभूत विद्युत उत्तोलक एवं साधारण मशीन का, उष्मा एवं ताप का, व्यवसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य का, पर्यावरण
पर्यावरणीय अध्ययन, परिभाषा, क्षेत्र एवं महत्व, ये सब जो है। उसके बाद प्राकृतिक संसाधन, पारिस्थितिकी तंत्र, पर्यावरण, प्रदूषण, पर्यावरण और सामाजिक मुद्दे। तो इन सारे के हम जो है आने वाले वीडियो में मैं आपको इसका जो है वीडियो बना दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो पूरा मैंने इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ाकर आपको खत्म कर दिया है, पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों मैं करवा दिया हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो कैसे लगा वीडियो कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, बहुत मेहनत लगा दोस्तों वीडियो बनाने में। ठीक है फ्रेंड्स, तो थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए दोस्तों। अगर थोड़ा सा भी मेहनत आपको मेरा वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए करिए दोस्तों, ठीक है ना। और चैनल को सब नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है दोस्तों, तो थैंक यू सो मच दोस्तों। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, छोटे बच्चों से प्यार करिए, बड़ों का सम्मान करिए, आदर करिए। ठीक है दोस्तों, तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।